Hey guys, गुड इवनिंग। सो आज इस छोटे से वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि बड़े बैंक्स क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप आई गेस आप सबको तो पता ही है कि मैं जनरली लार्ज कैप्स में उतना इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। आई मीन वैसे फिनेंशियल्स हो या नॉन फिनेंशियल्स हो जो लेट से 10-15% से ग्रो कर रहे हैं, ऐसे कंपनीज में मुझे उतना दिलचस्पी नहीं होता है बिकॉज ऑफ कोर्स इतना बड़ा साइज हो गया है उनका। लाइक द लाइक्स ऑफ HDFC बैंक हो या एशियन पेंट्स हो, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज का, बिकॉज इसका ग्रोथ कम है, बिकॉज साइज इतना बड़ा है। ठीक है, लेकिन इन्वेस्ट ना करना इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनके बारे में नहीं जानोगे। बिकॉज देखिए, अगर आज आप लेट्स से बड़े बैंक्स के बारे में नहीं जानोगे, उनके मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है ना। बिकॉज इफ यू ओनली रीड लेट्स से छोटे NBFCs एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, आपको शायद वो पूरा पिक्चर ना मिले। बिकॉज आज आप जब एक इन्वेस्टर हो, आपको समझ में भी आना चाहिए कि लाइक से फॉर एग्जांपल के बिग पिक्चर लेवल पे क्या हो रहा है, और ऑफ कोर्स देन यू कैन चूज योर प्लेयर्स। ठीक है, तो मैं उस तरीके से करता हूं कि लाइक मैं HDFC बैंक या एक्सिस बैंक में इन्वेस्टर नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा हर क्वार्टर में जब इनका नंबर्स आते हैं और मैनेजमेंट का कॉन कॉल होता है, तो मैं इनका लाइव सुनता हूं, सो दैट मुझे पता चले कि पूरे सेक्टर में क्या हो रहा है। एंड देयर इज नो बेटर प्ले। आई मीन अगर आप सोचो ना, HDFC, एक्सिस, कोटक, SBI, इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो बोल रहे हैं, इनसे बेटर इकोनॉमी के बारे में कौन बोल पाएगा, है ना। तो आपको उस एंगल से देखना पड़ेगा। सो मेनी पीपल कम अप टू मी सेइंग के लाइक इकोनॉमी में क्या ये GDP का नंबर क्या क्रेडिबल है, क्या वो है, ये है। मुझे देखिए, द पॉइंट इज कि मुझे कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है। मैं यहाँ पे वीडियोस इसलिए बनाता हूँ ताकि क्योंकि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो बातें हैं वो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में रख पाऊं। ठीक है, और यहां पे मेरा ओपिनियन उतना मैटर नहीं करना चाहिए, राइट। किसी का भी उतना मैटर नहीं करना चाहिए जो कि बिजनेस नहीं कर रहा है। गॉट इट। तो इसीलिए कोई भी सेक्टर में अगर आपको लेट से पता चलना चाहिए कि लाइक मतलब से सेक्टर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, उसका जो सेक्टर लीडर है, मतलब उसका जो नंबर 1 प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ लेट से साइज, इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, उनका तो हमेशा सुनना। अब ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करो ना करो वो अलग बात है, इन टर्म्स ऑफ से ग्रोथ एंड ऑल दैट। जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन कंपनीज जो 10-12-15% से ग्रो करें। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले वीडियो में HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, ये 4 लिया है। IDFC फर्स्ट बैंक इसीलिए लिया बिकॉज ऑफ कोर्स वो एक हाई ग्रोइंग बैंक है। ऑफ कोर्स उसका साइज बहुत ही छोटा है व्हेन यू कंपेयर टू द फर्स्ट 3 नेम्स दैट आई सेड। बट उससे क्या होगा, आपको एक फ्लेवर भी मिल जाएगा कि लाइक आज अगर बैंकिंग सेक्टर में जो बैंक सबसे तगड़ा रेट से ग्रो कर रहा है, उसमें भी क्या क्या हो रहा है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स HDFC, SBI, ICICI, IDFC, इन सबका जो मैंने कॉन कॉल सुना, लाइव सुना या उनका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा, उसका मैं इनसाइट्स लेके सारे पैरामीटर्स पे डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइक ये मतलब इंडिविजुअल कंपनीज के बारे में बात करने से पहले, बाय द वे ये एक लैंप है जो मुझे रखना ही पड़ा बिकॉज मैं जो होटल रूम में हूँ इसमें लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है। सो आई गेस मतलब यू कैन एडजस्ट टू दिस थोड़ा सा लैंप जो आ रहा है इस वीडियो में। एनी विच वे, सो अभी हम बात करते हैं कि लाइक मैक्रो सिचुएशन में क्या सीन है। तो जब भी मैंने ये सारे कॉन कॉल्स पढ़ा या सुना, ठीक है, एक चीज तो है कि लाइक हमारे इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आज अगर आप देखोगे हमारे जो गवर्नमेंट लेड जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, प्राइवेट केपेक्स जो चल रहा है, GST का अगर आप कलेक्शंस का नंबर्स देखोगे, है ना, आप देखोगे सब कुछ ही अच्छे दिशा में जा रहा है। तो व्हेन द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू द SBI का चीफ और HDFC का चीफ, वो होता है ना कॉन कॉल के बिगिनिंग में जब वो एक पर्टिकुलर पहले इकोनॉमी का बात करते हैं, तो वहां पे हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया। ठीक है, मतलब हमारे इंडियन इकोनॉमी सही है। इवन SBI का मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि ग्लोबल इकोनॉमी भी धीरे धीरे वापस आ रहा है, इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे करके आपका ये जो कंट्रोल में और आते जा रहा है। ठीक है, विच इज अ गुड साइन, राइट। और ऑफ कोर्स सबको भी पता है कि लाइक आगे जाके शायद इसी साल को US फेड एक रेट कट भी कर सकता है सितंबर अक्टूबर के टाइम के आसपास। ठीक है, ऑल्दो कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है। तो देखिए, रेट कट US सेंट्रल बैंक तभी करता है जब लेट से उनको लगेगा कि लाइक इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में आया है, ग्रोथ देखेगा, और उसके साथ और भी बहुत सारे डेटा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखता है, एक्सपोर्ट डेटा देखता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ओवरऑल हमारे डोमेस्टिक मार्केट का सिचुएशन अच्छा है, मतलब मैं इंडिया का बात कर रहा हूं, और इवन ग्लोबल मार्केट्स भी धीरे धीरे करके वापसी कर रहे हैं, क्योंकि ये कोविड के बाद इतने जो सारे प्रॉब्लम्स आया उससे सब वापसी कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये हो गई बात। दूसरी चीज मैं ये बोल सकता हूँ कि लाइक बैंकिंग सिस्टम का हालत अभी बहुत ही अच्छा है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी। मतलब अगर आप कोई भी पीएसयू बैंक्स को देखोगे, लाइक से फॉर एग्जांपल एसबीआई को भी देख लोगे, एसबीआई का एसेट क्वालिटी इज द बेस्ट इन द लास्ट 10-11 ईयर्स। ठीक है, आप देखोगे ये पीएनबी, कनाडा बैंक, इन सब का रिसेंटली मतलब पिछले 2-2.5 साल से इनका स्टॉक्स पैसा क्यों बनाया? बिकॉज इनका जो बैड लोन्स था उनमें बहुत तगड़ा रिकवरी आया, तगड़ा अपग्रेड्स आया बैड लोन्स पे। उनका जो मोरेट बुक था वो मतलब मोरेट बुक मतलब जो मोरेटोरियम में जो बुक चला गया था कोविड के बाद, उसमें से बहुत अच्छे से वापसी हुआ। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए वेदर पीएसयू बैंक्स हो या प्राइवेट बैंक्स हो, एसेट क्वालिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, मैं क्या प्रॉब्लम है मैं उसमें आ रहा हूं। ठीक है, तो एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम नहीं है मतलब हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम बहुत ही मजबूत है। तो देखिए, अगर बैंकिंग सिस्टम मजबूत है मतलब हमारी इकोनॉमी भी मजबूत रहेगा, करेक्ट? बिकॉज एक वीक एंड फ्रेजाइल बैंकिंग सिस्टम पे एक अच्छा इकोनॉमी खड़ा नहीं हो सकता है। ये हो गया पहला पॉइंट। लेकिन अब दूसरे चीज में क्या हो रहा है कि अगर मैं सिर्फ एक एज एन इन्वेस्टर के एंगल से बात करूं तो आप देखो कि बैंकिंग स्टॉक्स उतना पैसा नहीं बना रहे। ठीक है, कोई भी बैंकिंग स्टॉक को उठा लो, इवन एनबीएफसी को भी देख लोगे, फिनेंशियल्स में उतना पैसा बन नहीं रहा स्टॉक मार्केट में। द आंसर इज कि यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का मतलब क्या है? नेट इनकम का ग्रोथ, आरओई अपर डायरेक्शन में जाना, ये सब नहीं हो रहा है। अब देखोगे बहुत सारे बैंक्स है जिनका लेट से स्प्रेड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आरओई का नंबर नीचे की तरफ आ रहा है, एसेट क्वालिटी अच्छा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है। अब देखिए, ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ उतना नहीं आ रहा है फॉर मेनी रीजंस। कुछ फिनेंशियल्स के एसेट क्वालिटी खराब है तो इतना प्रोविजंस किया तो अपना प्रॉफिट्स घट गया, और कुछ बाकी फिनेंशियल्स का क्या हो रहा है जो कि आज एक सिस्टमिक लेवल पे आप देख सकते हो कि क्या हुआ कि जब से ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर आने लग गया 2022 के बाद से, आपको पता है जब से आरबीआई ने ये रेपो रेट को बढ़ाया फ्रॉम 4% से 6.5%, आप देखोगे ये जो पूरा टाइम है इसमें सारे बैंक्स का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गया। मतलब इनका जो डिपॉजिट्स है, ठीक है, आप देखोगे करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, कासा जो फ्रेंचाइज जो लो कॉस्ट डिपॉजिट है उसमें ग्रोथ नहीं आ रहा है। ग्रोथ आ रहा है कहां पे? टर्म डिपॉजिट में। तो अगर आपका कोई भी बैंक हो उसका टर्म डिपॉजिट में अगर ग्रोथ आ रहा है मतलब बैंक ज्यादा एक पर्टिकुलर रेट से पैसा उठा रहे, मतलब क्या? उसका कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ रहा है। मतलब क्या? बैंक्स का यहाँ पे स्प्रेड में यहाँ पे स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि दूसरे साइड में भी बहुत कंपटीशन है ना। वेदर आप होम लोन लो या कार लोन लो, वहां पे आप रेट नहीं बढ़ा सकते हो, राइट? स्पेशली इन द अर्बन एंड द सेमी अर्बन रीजन्स में, जैसे मॉर्गेज, व्हीकल, यहाँ पे बहुत तगड़ा कंपटीशन है। इवन एसएमई एमएसएमई में भी जो शहरों के साइड में है वहां पे भी बहुत तगड़ा कंपटीशन है। और दूसरे साइड में कॉर्पोरेट्स में आज आप देखोगे आज कितने सारे कॉर्पोरेट्स है जो अपने बैलेंस शीट को डीलेवरेज कर रहे हैं, मतलब वो अच्छा बिजनेस कर रहा है। उसके बाद से क्या हो रहा है, जब आप अच्छा बिजनेस करोगे तो आप क्या करोगे? उल्टा लोन चुकाओगे, है ना। तो वो तो बेसिकली क्या है, कॉर्पोरेट लोन्स में भी उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो क्या हो रहा है, एक तरफ से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज गोइंग अप, मैं सिस्टमिक लेवल पे बात कर रहा हूं, फिर मैं इंडिविजुअल बैंक्स का बात करूंगा। तो सो द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज गोइंग अप बट आपका यील्ड इज नॉट गोइंग अप। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या है, यहां पे आपका इनकम स्टेटमेंट में प्रेशर आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, आप देखोगे इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट इनकम होता है ऑन इन द लोन्स यू हैव गिवन, और एक होता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब जहां से आपने पैसा उठाया। तो आप देखोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन इंटरेस्ट इनकम फॉर मेनी बैंक। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप देखोगे यहां पे आपका प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो या पैड बोलो, कोई भी आप मेट्रिक ले लो इनकम स्टेटमेंट में, उसमें उतना ग्रोथ नहीं है। मतलब जैसे मैं अगर स्टेट बैंक का बात करूं, स्टेट बैंक का प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ग्रू ओनली 4%, आईसीआईसीआई बैंक का पीपीओपी ग्रू आई थिंक अराउंड 10-11% के आसपास। ठीक है, मतलब मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे कोई फिनेंशियल का मतलब खुद का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करता है कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स किस तरफ जा रहा है, राइट? तो ये है प्रॉब्लम। अब मैं प्रॉब्लम ये वर्ड इसीलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज इससे क्या होता है, शेयर होल्डर को फायदा नहीं होता है। मतलब पिछले साल का जो पैट था, इस साल का अगर वही पैट है, मतलब यहाँ पे आपको कोई ईपीएस या पैट में ग्रोथ नहीं मिला बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट आई जस्ट मेंशन। और एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है ना, यहाँ पे शेयर होल्डर का वैल्यू नहीं बढ़ता है ना। तो यहाँ पे स्टॉक्स उतना पैसा नहीं बनाता है, और वही हो रहा है ये पूरा बैंकिंग सिस्टम में, स्पेशली बैंक्स में। क्योंकि बैंक्स और एनबीएफसी में डिफरेंस क्या है, बैंक्स का सोचो ना, सीआरआर एसएलआर रिक्वायरमेंट होता है ना। फिर उनको से फॉर एग्जाम्पल ये सब जो आरआईडीएफ बॉन्ड्स खरीदना पड़ता है, फिर उनको लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के मेंटेन करने के लिए पैसा रखना पड़ता है। तो बैंक्स का अगर 100 रुपए का डिपॉजिट आता है, उसमें से आप 28-30 रुपए पकड़ लो, उसमें से कुछ मिलता ही
नहीं है ना, और बाकी 70 रुपए वो लोन देता है, वो रिटेल लोन, कॉर्पोरेट लोन, एमएसएमई लोन, वॉट एवर इट इज। तो बैंक्स के लिए ये और भी प्रेशर में आ गया, ये निम्स का प्रेशर, देन लेट्स से एन एनबीएफसी। एनबीएफसी का क्या है, एनबीएफसी जो पैसा उठाता है उसको पूरा ही डिप्लॉय कर देता है ना। से फॉर एग्जांपल कोई भी माइक्रो फाइनेंस हो या अफोर्डेबल हाउसिंग हो या एमएसएमई एसएमई हो, राइट, वहां पे ये सीआरआर, एसएलआर, एलसीआर इतना रेगुलेटरी इसमें नहीं आता है जितना लेट से बैंक्स आते हैं। इसीलिए यू वुड सी दैट बैंक्स का निम्स का कॉन्ट्रैक्शन इज फार हायर देन कोई भी एनबीएफसी का। वो अफोर्डेबल हाउसिंग हो, देखिए माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम आ गया थोड़ा क्रेडिट कॉस्ट का, बिकॉज ऑफ इलेक्शन, हीट वेव, ये तो मैंने पहले भी कवर किया, उनके वजह से वहां पे उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन अगर आप एमएसएमई लेंडर्स को देखोगे, कल वाला मेरा जो वीडियो है उसमें अगर आप देखोगे तो वहां पे देखोगे देयर आर सो मेनी एमएसएमई लेंडर्स, और जो परसों वाला वीडियो है अफोर्डेबल हाउसिंग में, वहां पे तगड़ा पैट का ग्रोथ, ईपीएस का ग्रोथ है। क्यों है? बिकॉज दे कैन डिप्लॉय ऑल द मनी दैट दे हैव बोरोड, राइट, फ्रॉम बैंक्स हो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो या कोई बॉन्ड्स रेज करके हो, जहां से भी हो। लेकिन बैंक्स का प्रॉब्लम ये है कि उसको ये सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के लिए पैसा रखना पड़ता है विद आरबीआई, पैसा रखना पड़ता है बाय बाइंग गवर्नमेंट ट्रेजरी सिक्योरिटीज, एलसीआर मेंटेन करना पड़ता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अभी हमने बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल द बैंक्स, तो हमने बहुत कुछ तो बेसिकली मैक्रो लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे देश का। दूसरे साइड में मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं, दूसरे साइड में अगर आप देखोगे बैंक्स का एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में इश्यूज है। प्रॉफिटेबिलिटी में इश्यूज है बिकॉज ऑफ द रीजंस के एक तरफ तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हैज गॉन अप, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन द सेंस मतलब डिपॉजिट्स बैंक्स को मिल रहा है। कोई भी बैंक अगर आप देखोगे डिपॉजिट का ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, 8, 10, 12, 14, 16, 20% का डिपॉजिट ग्रोथ हो रहा है। लेकिन वो जो डिपॉजिट का ग्रोथ हो रहा है वो टर्म डिपॉजिट का ग्रोथ हो रहा है, वो कासा में ग्रोथ नहीं हो रहा है। कासा का मतलब है करंट एंड सेविंग्स अकाउंट। अब सोचिए अगर आप एक बैंक का एक लेट से एक सेविंग्स अकाउंट होल्डर हो, आपको लेट से 3% मिल रहा है। दूसरे साइड में आप देखोगे कि अगर आप एफडी कर दोगे तो आपको 7-8%, 9% मिलेगा अगर लेट से आप सीनियर सिटीजन हो। तो इस सिचुएशन में कस्टमर्स क्या कर रहा है, लेट से सेविंग से पैसा निकाल के उसी बैंक में टर्म डिपॉजिट करवा दिया या इंक्रीमेंटल मनी से एक एफडी करवा दिया। तो इससे क्या हो रहा है, डिपॉजिट तो बैंक्स को मिल रहा है बट एट अ हायर कॉस्ट, which is affecting their spread, और of course affecting spread because इतना भी इकोनॉमी में, मतलब इकोनॉमी में इतने तो कंपटीशन तो है ही ना लेंडर्स में, कि कोई भी सेगमेंट में बैंक्स ऐसे रैंडमली जस्ट बिकॉज डिपॉजिट बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया, तो आप अपने यील्ड नहीं बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे स्प्रेड कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। और ऑफ कोर्स आरओए, आरओई बहुत बैंक्स का पिछले साल से इस साल में मैं देखा नहीं कि बढ़ रहा है किसी का, बहुत कम ही बैंक है जिनका बढ़ा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी का नहीं हुआ है, बट देन दिस इज द स्टोरी, ठीक है। अब हम थोड़ा बात करते हैं 3-4 बैंक्स के, उनके कॉन कॉल्स में क्या क्या हुआ, ताकि आपको थोड़ा सा और डिटेल में ये मिल जाए। कुछ डेटा तो मैंने आपको बताया, राइट, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन सब का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में प्रॉब्लम्स है, ठीक है। मतलब एक का 10% का आप देखोगे, आईसीआईसीआई बैंक का 10-12% का पैट का ग्रोथ, स्टेट बैंक का तो पैट हार्डली ग्रो ही किया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। बट आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक का एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे साइड में ये बोल सकते हो, अगर मैं एचडीएफसी बैंक का बोलूं, उनका प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम देखो, मैं प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इट्स लाइक जब से वो मर्जर हुआ है ना, एचडीएफसी बैंक का सारे मैट्रिक्स नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब सोचो, जब से मर्ज किया, मर्ज करने के बाद उनका स्प्रेड और भी घट गया। क्यों? बिकॉज जब वो हाउसिंग फाइनेंस एचडीएफसी लिमिटेड जो था, राइट, वहां पे जो निम्स था, दैट निम ऑफ दैट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वाज ऑलवेज लोअर देन एचडीएफसी बैंक, ठीक है। सो नाउ एट अ ब्लेंडेड लेवल या फिर एट अ कंसोलिडेटेड लेवल, ओवरऑल निम्स हैव कम डाउन, प्लस ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज आल्सो गोइंग अप। तो इनका अभी निम्स एचडीएफसी बैंक का 3.4% हो गया, जबकि प्री मर्जर एंड आई थिंक प्री कोविड द निम वाज 4.3%। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है यहां पे आपका मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन बहुत तगड़ा लेवल पे एचडीएफसी बैंक का हुआ, बिकॉज ऑफ द मर्जर एज वेल एज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द राइजिंग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। दूसरे साइड में अगर आप देखोगे, दूसरे साइड में एचडीएफसी बैंक का मैनेजमेंट, मतलब देखिए पहले वो 20% से ग्रो करने वाला बैंक था बिफोर द मर्जर, लेकिन अभी कोई गाइडेंस ही नहीं देता है। कॉन कॉल शुरू होने से ही पहले बोल देता है, मतलब सो दैट दे कैन अवॉइड दिस अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस ऑन गाइडेंस। तो पहले ही बोल देता है कि हमें लॉन्ग टर्म देखना है, इसलिए हम कुछ गाइड नहीं करेंगे, तो मतलब हमें इसको रिलेटेड कोई सवाल ना करो, ठीक है। तो देखिए एज एन इन्वेस्टर आपके लिए फायदेमंद नहीं होता है जब कोई भी फाइनेंशियल, कोई भी रीजन के वजह से, ठीक है। मतलब एचडीएफसी बैंक का एसेट क्वालिटी इज प्रिस्टीन, आई थिंक उनका ग्रॉस एनपीए नंबर इज 1% के आसपास, 1.2% वॉट एवर इट इज। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप गाइडेंस नहीं दे रहे हो, या कोई भी फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल, अगर अपना गाइडेंस को घटा रहा है और अपना स्प्रेड भी घट गया, तो शेयर होल्डर को पैसा बनाने में डिफिकल्टी होता है।
इसीलिए आप देखोगे एचडीएफसी बैंक का प्राइस टू बुक और सस्ता होते जाता है। तो बहुत लोगों को क्या लगता है एचडीएफसी बैंक सस्ता हो रहा है उठा लो, लेकिन उनको यह समझ नहीं आ रहा है पहले एचडीएफसी बैंक एक्सपेंसिव ज्यादा हुआ करता था फॉर अ रीजन, बिकॉज उस टाइम पे निम्स वेर 4.3 4.4%, उस टाइम पे 20-25% से वो बुक बढ़ता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, निम्स 3.4% है, गाइडेंस भी नहीं है, और पिछले अगर आप 2 क्वार्टर में देखोगे इनका बुक में हार्डली कोई ग्रोथ है, 1-2-3% का कोई ग्रोथ है, कोना को क्यू लेवल पे भी देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और एक और पॉइंट है कि अगर आप एक शेयर होल्डर हो, आपको फायदा तभी मिलेगा जब आपके बिजनेस जहां पे अपने पैसे डाले हो उसके ईपीएस का ग्रोथ हो। तो बिफोर द मर्जर, राइट बिफोर द मर्जर और अभी का अगर आप ईपीएस का देखोगे एकदम फ्लैट है, तब भी 21, अभी भी 21, ठीक है। ईपीएस का बात कर रहे हो, अर्निंग्स पर शेयर। तो कोई भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल कोई भी धंधे का दुनिया में, ठीक है, अगर उसका ईपीएस नहीं बढ़ रहा है मतलब पिछले साल से इस साल में शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं मिला ना। एकदम सिंपल लॉजिक है। ईपीएस का फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर इक्विटी, और हम शेयर होल्डर है तो हमारे इक्विटी बेस में हम देखेंगे ना कि हमारे नेट इनकम कितना बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहां पे कोई ग्रोथ ही नहीं है। तो बेसिकली क्या है, एचडीएफसी बैंक सस्ता इसीलिए लगता है, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक इसीलिए नहीं चलता है, ठीक है। मतलब देखिए मार्केट में अगर आप पीछे का भी देखोगे 2010 में 15 में, या अगर आप चार्ट देखोगे तो मतलब आप पीछे का देख के एचडीएफसी बैंक में पैसा डाल रहा हूं। मैं आपको यह बोल रहा हूं कि मार्केट आगे का देखता है, और इसीलिए तो आपको रिसेंट कॉन कॉल पढ़ना पड़ेगा, रिसेंट बिजनेस पे क्या हो रहा है, गाइडेंस क्या दे रहा है। क्योंकि आज अगर मैनेजमेंट ये बताता कि हमारा निम्स 4% हो जाएगा बाय नेक्स्ट ईयर, और से फॉर एग्जांपल हम 20% से लोन बुक को ग्रो करता, तब जाके उसका प्राइस टू बुक कोरिलेटिंग होता। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रहा है लोगों का, लोग पीछे का देखता है और स्टॉक मार्केट में पैसा डालता है, और जो मार्केट आगे का देखता है, तो इसलिए ये पूरा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए एचडीएफसी बैंक के जो सपोर्टर्स है वो सिर्फ ट्विटर में आके जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही तो अंडर परफॉर्म किया ना, आप और मैं थोड़ी किए, है ना। तो जितना भी रोना है लोगों को रोने दो, जितना भी लोगों को लड़ाई, बिकॉज आर्गुमेंट जीत के क्या फायदा सोशल मीडिया में, पैसा तो आप ही नहीं बनाया, राइट। एचडीएफसी बैंक का अगर आपको ये जो सिनारियो है अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, ये हो गया बात। अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक का बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक का देखिए, आईसीआईसीआई बैंक इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आज अगर आप देखोगे आईसीआईसीआई बैंक का बुक का साइज एचडीएफसी बैंक का आधा के आसपास है। वो एचडीएफसी बैंक का 24-23 लाख करोड़ होगा मर्जर के बाद, आईसीआईसीआई बैंक का तो 10-11-12 लाख करोड़ के आसपास होगा। लेकिन फिर भी आईसीआईसीआई बैंक का 17-16% से लोन बुक ग्रो कर रहा है, डिपॉजिट का बुक भी वैसा ही कुछ 13-14% से ग्रो कर रहा है। यहां पे जो बात चल रही है कि आरबीआई ने रिसेंटली यहां पे ये मतलब सारे फाइनेंशियल्स को ये चीजें बताया, स्पेशली बैंक्स को, कि तुम अपने क्रेडिट टू डिपॉजिट का रेशियो को ढंग से देखो। क्रेडिट टू डिपॉजिट मतलब अगर आपने 100 रुपए का डिपॉजिट उठाया और लेट से 80 रुपए क्रेडिट दिया, सो द सीडी रेशियो इज 80%, गॉट इट। तो जो फाइनेंशियल्स का लेट से फॉर एग्जांपल ये नंबर 100% के ऊपर है, आरबीआई ने बोला कि उसको 100 के नीचे लाने का, ठीक है। ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी यही सीन था, द CD was more than 100%। तो वैद्यनाथन जी ने भी वही बोला कि अभी वो घट के आई थिंक उनका 92-93% में आया, और आगे जाके वो 80% के आसपास होगा बाय द नेक्स्ट फिस्कल, ठीक है। तो इससे क्या मतलब है, पिछले 2-3 साल से अगर आप देखोगे ना, हमारे देश में जितना क्रेडिट का ग्रोथ जो आया है, क्रेडिट का ग्रोथ डिपॉजिट का ग्रोथ से ज्यादा हुआ, सिस्टेमिक के मैं बात कर रहा हूं। आई थिंक हमारे देश में पिछले 3 साल में क्रेडिट ग्रोथ इज 15-16% से, लेकिन डिपॉजिट का ग्रोथ हुआ है 12-13% से। तो इसका क्या मतलब, देखिए अगर आपका डिपॉजिट का ग्रोथ का रेट, बिकॉज फाइनेंशियल्स को अगर डिपॉजिट लेट से कम रेट में मिल रहा है, मतलब द ग्रोथ इन डिपॉजिट इज लोअर, तो फिर आगे जाके क्रेडिट ग्रोथ भी लोअर हो जाएगा, राइट। प्लस ऑफ कोर्स आज हमारे सिस्टम में आप देखोगे ये जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे आरबीआई ने इतने सारे ये जो बाय नाउ पे लेटर, फिर ये पूरा जो पेटीएम का जो पूरा प्रॉब्लम हुआ, पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स को पूरा उसमें पूरा बैन लगा के बंद करवा दिया। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक अनसिक्योर्ड क्रेडिट, लेट्स से क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, यहां पे बहुत सारी चीजें हो रहा है, और यहां पे सारे फाइनेंशियल्स वेदर वो बैंक्स हो या एनबीएफसीज हो, वो क्या कर रहे हैं, अपने क्रेडिट गार्ड रेल और यहां पे रिस्क मैनेजमेंट को इंप्रूव कर रहे हैं इस जगह में। और बहुत सारे फाइनेंशियल्स इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें अपने मतलब एक ब्रेक भी डाल रहे हैं ऑन दी अनसिक्योर्ड लेंडिंग साइड, ठीक है। लेकिन यहां मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक का भी यही कहना है, ठीक है, कि उनका आईसीआईसीआई बैंक का भी इफ यू सी, उनका क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन अपने रिटेल बुक में अभी भी सबसे तगड़ा रेट से ग्रो कर रहा है। आई थिंक दोनों मिला के 25-30% से ग्रो कर रहा है, एंड दोनों आई थिंक इज अराउंड 9-10% ऑफ द होल बुक, आई थिंक 8-10%। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना है डेटा। बट हैविंग सेड दैट, आईसीआईसीआई बैंक भी वही बता रहे हैं कि हमारे जो से फॉर एग्जांपल सैलरीड
कस्टमर को हम लेट से क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन को क्रॉस सेल करते हैं, यहां पे उतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ऑन एन इकोनॉमी लेवल यहां पे थोड़ा थोड़ा करके आज बहुत सारे कंपनीज को थोड़ा प्रॉब्लम्स तो हो ही रहा है, और आरबीआई ने भी इसके बारे में बहुत सारे रेड फ्लैग्स इश्यूज किया है। तो ये हो गया बात। अब आईसीआईसीआई बैंक का और कुछ नहीं है, यहां पे उनका भी अगर आप मिड कॉर्पोरेट, स्मॉल कॉर्पोरेट्स, बिजनेस बैंक्स, एमएसएमई, यहां पे तगड़ा रेट से ग्रोथ है, ठीक है, और अनसिक्योर्ड रिटेल में भी ग्रोथ है। लेकिन लार्ज कॉर्पोरेट्स में आप देखोगे कोई भी फाइनेंशियल्स में उतना ग्रोथ नहीं है, ठीक है। लार्ज कॉर्पोरेट्स मतलब से बड़े बड़े जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में। तो लार्ज कॉर्पोरेट, तो आईसीआईसीआई बैंक का भी जो 15% का लोन बुक का ग्रोथ है, उसमें से आप देखोगे द लोन बुक ग्रोथ इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय मिड एंड स्मॉल कॉर्पोरेट्स, एमएसएमई एंड रिटेल। लेकिन लार्ज कॉर्पोरेट्स का ग्रोथ आई थिंक इज लेस देन 10%, एंड दैट इज ड्रैगिंग डाउन द ओवरऑल लोन बुक का ग्रोथ, ठीक है। ये तो हो गया। एंड ऑफ कोर्स उनको जब ये पूछा गया था कि लाइक आगे जाके क्या होगा, क्या आपका डिपॉजिट का क्या आपका लोन बुक का ग्रोथ रेट और घट जाएगा बिकॉज डिपॉजिट का ग्रोथ रेट इज लेसर देन लोन बुक, तो उन्होंने वही बोला कि लाइक अगले 2-3 क्वार्टर में हमको देखना है, रेट कट होगा तो क्या होगा, उसका 1+1 2 हम नहीं कर सकते, है ना। देयर आर सो मेनी इंटरकनेक्टेड थिंग्स हियर, राइट, कि रेट कट, ऐसा नहीं कि रेट कट होगा एंड देन सबका निम्स एक क्वार्टर में ही भाग जाएगा। देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स, राइट, निम्स में और एक रेट कट में, करेक्ट। सो बेसिकली मैनेजमेंट ने कुछ गाइडेंस वगैरह नहीं दिया, जस्ट यही बोला कि हमें देखना है कि आगे क्या होता है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, और बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी वही कहना है कि लाइक वी विल कंटिन्यू टू ग्रो द लोन बुक एट अराउंड 13 to 15% के रेंज में, ठीक है। एसबीआई का भी अगर आप देखोगे कि डिपॉजिट्स ओनली ग्रू अराउंड 8%, तो डिपॉजिट एसबीआई का उस लेवल से नहीं ग्रो कर रहे। टर्म डिपॉजिट्स ग्रू आई थिंक 12%, लेकिन ओवरऑल डिपॉजिट्स ऑफ एसबीआई 8-9% से ग्रो किया। तो ये भी हमें आगे जाके देखना पड़ेगा कि ये जो गाइडेंस दिया टू ग्रो द लोन बुक एट 15%, बिकॉज डिपॉजिट अगर 8-10% से ग्रो करता है तो 15% से लोन बुक को ग्रो करना कैन बी अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। उनका एक प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। देखिए एचडीएफसी, एसबीआई और आईसीआईसीआई, इनका एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट इनका जो भी सिचुएशन था मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अभी अगर हम देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट का, उनका माइक्रो फाइनेंस बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गया। तो बेसिकली क्या है, 6% ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है, 6% ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का टोटल लोन बुक, अगर 100 रुपए का लोन बुक है तो 6 रुपए का लोन बुक है उनका माइक्रो फाइनेंस में, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस मतलब वही जॉइंट लेंडिंग ग्रुप, आपको तो पता ही है, राइट। गांव में ऐसे 10-12 औरतों को इकट्ठा बिठाते हैं और सबको छोटे छोटे टिकट साइज लोन्स देते हैं। तो उनका क्या हुआ, तमिलनाडु में एक फ्लड हुआ, ठीक है। तमिलनाडु में जो फ्लड हुआ उसके वजह से क्या हुआ, इनका डेलिंक्वेंसी लेवल हैज गॉन अप, मतलब इनका बैड लोन्स बढ़ गया, कलेक्शन एफिशिएंसी घट गया इन द रूरल फाइनेंस, इन द माइक्रो फाइनेंस बुक, ठीक है। और इससे क्या हुआ, इससे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्या किया, उन्होंने अपने बहुत तगड़े रेट से मतलब प्रोविजन कर दिया। प्रोविजन का आई गेस आपको पता है, अगर आपने मेरा फाइनेंशियल वर्कशॉप नहीं लिया तो वो ले लो, बिकॉज क्या होगा ना, उससे आपको ये सारे चीजों का मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं उसका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी लिंक में डाल दूंगा। द पॉइंट नाउ दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक, जब भी किसी को कलेक्शंस में प्रॉब्लम होता है, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को तमिलनाडु में फ्लड के वजह से उनका माइक्रो फाइनेंस बुक हेवीली इंपैक्टेड हो गया। हेवीली इंपैक्टेड बोल रहे हो क्योंकि वो माइक्रो फाइनेंस का बुक है। ओवरऑल उनका टोटल, मतलब अगर आप टोटल क्रेडिट कॉस्ट देखोगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो वो कंट्रोल लेवल पे है, 1.65% है उनका क्रेडिट कॉस्ट। लेकिन अगर आप सिर्फ माइक्रो फाइनेंस बुक देखोगे, उनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ के 5% हो गया, पहले 1.5 हुआ करता था। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, राइट। और इसीलिए वैद्यनाथन, जो मिस्टर वैद्यनाथन जो इनका सीईओ है, उन्होंने यही बताया कि ऑफ कोर्स हमें प्रोविजन सबसे पहले करनी है, राइट, एट द फर्स्ट साइन ऑफ प्रॉब्लम। ये ऐसा नहीं है कि एक सारे पैसा डूब जाएगा फिर प्रोवाइड करेंगे, तब तो आरबीआई आके कान पकड़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, Q1 में बहुत तगड़ा प्रोविजन कर लिया। सो अगर आप Q4 से Q1 देखोगे, मतलब Q4 ऑफ लास्ट फिस्कल टू Q1 ऑफ दिस फिस्कल, राइट, आप देखोगे द प्रोविजंस हैव गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 40% के आसपास, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रॉफिट आफ्टर टैक्स केम डाउन बाय 15%। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का यही मैं बता रहा हूं कि आपका यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हुआ, राइट, नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट के लाइक बिकॉज रेट हाइक हो, मतलब यहां पे कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग बढ़ गया एंड ऑल दैट। इनका आरओई का नंबर घटा, पैट का नंबर घटा बिकॉज ऑफ हाई डिलिंक्वेंसी इन द माइक्रो फाइनेंस बुक, इसीलिए उनको ज्यादा प्रोविजन करना पड़ा, एंड प्रोविजन इज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट, ये तो आपको पता ही है, राइट। तो इसीलिए अगर आप देखोगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का
इनका स्टॉक, बहुत लोग मुझे पूछते भी कि लाइक इसका स्टॉक का क्या हुआ, 100 रुपीज के ऊपर था, फिर घट घट के अभी 75 में आ गया, एक साल से पैसा सिर्फ गवा ही रहा है। इसका रीजन यही है बिकॉज मैनेजमेंट अभी नहीं, लास्ट क्वार्टर से ही इसका प्रॉब्लम के बारे में बात किया था। मतलब सी द पॉइंट इज, मैनेजमेंट को सबसे पहले पता होता है ना कि लाइक कहां पे प्रॉब्लम्स चालू हो रहा है। तो मिस्टर वैद्यनाथन ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पिछले क्वार्टर में बता दिया था कि हमें ये जो तमिलनाडु के चेन्नई का जो फ्लड्स के बाद हमें यहां पे डिलिंक्वेंसी दिख रहा है, और इस क्वार्टर में भी वो दिखा ज्यादा, तो इसलिए प्रोवाइड भी किया। और उन्होंने ये भी बताया कि अगले क्वार्टर में भी, मतलब जो Q2 आने वाला है, वहां पे भी शायद इनका प्रोविजन थोड़ा हाई होगा। तो ये जो H1 ऑफ FY25 जो आएगा अगले 3 महीने के बाद, सितंबर के बाद, राइट, यहां पे आप देखोगे H1 ऑफ FY24 से शायद इनका पैट नीचे रहे, इनका ROE का नंबर नीचे रहे, ROE का नंबर भी नीचे रहे। और मैनेजमेंट ने ये भी बात बताया कि इस फिस्कल में, ये जो FY25 जिसमें हम अभी है, FY25 ओवर FY24 में शायद आपको कोई पैट का ग्रोथ ना मिले, शायद आपको ROE का नंबर में कोई इंप्रूवमेंट ना मिले। तो देखिए, जब कोई मैनेजमेंट अपना क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा है ये बता रहा है, कहीं पे भी कोई भी कॉन कॉल में अगर आप सुनोगे, लाइक लाइव सुनो, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ो, दैट्स अप टू यू, मतलब जहां पे भी आप सुनोगे ना, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने का बात कर रहा है, बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट बढ़ना मतलब ज्यादा प्रोविजन किया तो क्रेडिट कॉस्ट ऑफ कोर्स बढ़ेगा। जहां पे लेट से आप बात कर रहे हो कि आपका प्रॉफिटेबल ग्रोथ नहीं आएगा, जैसे इन्होंने क्या बताया, FY25 में 24 के ऊपर कोई पैड ग्रोथ नहीं आएगा, FY26 या 27 से फिर उनका वो पैड ग्रोथ आएगा, ROE का नंबर बढ़ेगा, ROE का नंबर बढ़ेगा एंड ऑल दैट। लेकिन मार्केट को क्या पता चला, मार्केट को यही पता चला ना कि भाई अभी तुम्हारा तमिलनाडु में प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब हो गया फ्लड वाज बाय द वे अ वन टाइम इवेंट, ऐसा नहीं कि हर दिन अभी भी फ्लड हो रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट यही बोल रहा है कि वो जो फ्लड का जो इंपैक्ट है, जो प्रोविजंस उन्होंने लिया, राइट, वो इंपैक्ट ये साल में बिकॉज ऑफ दैट यहां पे कोई ग्रोथ नहीं आएगा FY25 ओवर 24 में, राइट। एंड नाउ यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक बिजनेस को ट्रैक करने में फायदा क्या है, करेक्ट। बिकॉज आप देख रहे हो, राइट, कि लाइक अगर आपने पिछले साल में थे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इतने सारे गाइडेंस दिया था कि हमारा ROE इतना बन जाएगा, ROA इतना बन जाएगा, 20-25% से बुक को हम ग्रो करेंगे एंड ऑल दैट। तब उनको ये फ्लड के बारे में तो पता ही नहीं था, फिर फ्लड आया, पूरा सिचुएशन ही बदल गया। अब वो क्या बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पिक्चर ठीक है, लेकिन FY25 में उनको कोई प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं दिखेगा, और ये मार्केट को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए अब देखोगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक कितना है अभी, 1.5-1.7 टाइम्स बुक में है। तो बात वही है, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक सस्ता दिखता है बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक भी अभी सस्ता दिख रहा है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। और मार्केट इस तरीके से चलता है क्योंकि मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल्स में अगर कोई मैनेजमेंट आके क्रेडिट कॉस्ट का बात करता है, मतलब इफ इट्स गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, ROE घटने का बात करता है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का मतलब क्या है, FY25 में इसका कोई EPS का ग्रोथ नहीं आएगा। तो लेकिन मैनेजमेंट ने एक ही चीज बताया फॉर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए, मतलब दिस इज ओनली 6% ऑफ द लोन बुक, राइट, द माइक्रो फाइनेंस। बाकी जो पार्ट ऑफ द लोन बुक है उनका कॉर्पोरेट, SME, फिर बिजनेस बैंकिंग, फिर आपका रिटेल, कमर्शियल व्हीकल, जो भी सेगमेंट में है, वो रूरल फाइनेंसिंग, एग्री, वहां का बुक एकदम स्टेबल है, ठीक है। वहां का आपका 1.6% का क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस जो था वही है इनका, ठीक है। तो ये हो गया, और तो अभी तो कुछ नहीं है। और एक और चीज है, एक जो प्रोविजन की वजह से इनका इनकम स्टेटमेंट में हिट हुआ, दूसरा तो एक और रीजन था ही, बिकॉज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपना पूरा एक्सपेंशन मोड में था, है ना, डिजिटाइजेशन, अपने ऐप में इतना खर्चा किया, नया नया ब्रांचेस खोल रहे हैं, नया नया जगह में जा रहे हैं, ब्रांडिंग में इतना खर्चा किया। आपने देखा होगा IPL में भी आई गेस मुंबई इंडियंस के साथ उनका था वो स्पॉन्सरशिप। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक, ये बैंक ऑलरेडी बहुत सारे खर्चा तो कर ही रहा था, उसके साथ ये प्रोविजन भी ऐड हो गया, इस दोनों चीजें मिला के पूरा इनकम स्टेटमेंट को हिट कर दिया, इसीलिए तो द पैट हैज डिग्रोन बाय 15%, गॉट इट। तो बेसिकली क्या है, मार्केट ये देख के उनको अच्छा नहीं लगता है। ऑल्दो अगर से फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे आज पूछते कि क्या तुम पैसा डालोगे, मैं बोलूंगा कि नहीं, ये पूरा ये चेन्नई वाला, तमिलनाडु वाला, ये फ्लड वाला चीजें हो जाए फिर मैं देखूंगा। देखिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे बोलते कि कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है इन टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, मैन पावर, ब्रांचेस, और उसके लिए अगर मतलब थोड़े से शॉर्ट टर्म में इनकम स्टेटमेंट में हिट हो रहा है, तब भी मैं इन्वेस्टेड रहता, गॉट इट। सो देयर इज अ डिफरेंस, कैन यू सी हियर, कॉस्ट पे प्रेशर आ रहा है बिकॉज ऑफ
बिकॉज देखिए, आप अगर कोई भी मैन पावर हायर कर रहे हो या फिर आप कोई भी नया ब्रांच खोल रहे हो, आपको तो खर्चा लेना पड़ेगा ऑन डे वन, गॉट इट। तो खर्चा लेना पड़ेगा डे वन। उसके लिए अगर मेरा इमीडिएट इनकम स्टेटमेंट में प्रेशर आता है, देन इट्स फाइन, राइट, बिकॉज आई वांट माय कंपनी टू ग्रो, करेक्ट। और अगर आप एक बिजनेस फैमिली से आए हो या खुद बिजनेस की हो, आपको पता है, राइट, कि अगर आप कोई भी सामान बेच रहे हो, आपको डे वन में सारे खर्चा लेना पड़ता है, तो उस दिन का इनकम स्टेटमेंट तो अच्छा नहीं होगा ना। वैसे कॉमन सेंसिकली सोचिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैं देखा हूं कि लोग कॉमन सेंसिकली नहीं सोचते हैं, एमबीए में पढ़ाई करके आते हैं और वही इनकम स्टेटमेंट को एकेडमिकली सोचते हैं, इसलिए दे डोंट मेक सेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। लेकिन हैविंग सेड दैट, यहां पे अगर आप देखोगे इस रीजन के वजह से इतने दिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आप देखोगे बिजनेस चल रहा था। लेकिन ये जो तमिलनाडु वाला, ये जो फ्लड वाला सीन के वजह से इनका जो प्रोविजंस बढ़ा, ये मार्केट को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए ये स्टॉक आप देखोगे 100 रुपए, 110 रुपए जहां पे भी था, वहां से गिर के 70-75 के रेंज में अभी है, ठीक है। तो ये बनता है बात। अब तो ऑफकोर्स आगे जाके हमें देखना पड़ेगा Q2 में क्या है, अपडेट है, बिकॉज आई वांट द प्रोविजन नंबर्स टू कम डाउन, राइट, आई वांट द क्रेडिट कॉस्ट टू कम डाउन एंड द माइक्रो फाइनेंस बुक टू इंप्रूव इन अ वे के लिए वहां पे रिकवरी और ज्यादा आनी चाहिए, राइट, देन ऑफ कोर्स थिंग्स विल बी फाइन। लेकिन मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया ना, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कि इस साल में कोई प्रॉफिटेबल ग्रोथ नहीं होगा। Q3 Q4 ऑफ FY25 से शायद उनको इंप्रूवमेंट दिखने को मिले, और वही वैद्यनाथन जी ने बताया। ये हो गया बात। और उन्होंने एक और चीज किया जो आपने देखा होगा, आई थिंक मुथूट माइक्रो फाइनेंस ने ये चीज किया था कि जब ये फ्लड आया था ना, तो उनका जो क्या होता है ना, इफ यू हैव लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका एक माइक्रो फाइनेंस का बुक होता है, उसको आप इंश्योर कर सकते हो। तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस ने आई गेस वो बुक को इंश्योर करके रखा था, इसी वजह से वो तमिलनाडु का फ्लड से उनको उतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो बुक था, वो ये फ्लड के वजह से, मतलब दे हैड नो इंश्योरेंस। तो वैद्यनाथन जी ने ये भी बताया कि आगे जाके व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज के आगे ऐसा सिचुएशन ना हो, तो दे आर गोइंग टू इंश्योर दी एंटायर माइक्रो फाइनेंस बुक, ताकि आगे कोई फ्लड आए, अर्थक्वेक आए, कोई प्रॉब्लम आए, उनका बुक खराब हो जाए, तो उनको वो ऑफ कोर्स उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा, दैट इज अनदर कॉस्ट, है ना। तो वो भी कॉस्ट आपका इनकम स्टेटमेंट में थोड़ा दिखेगा। बट आई वुड रादर वांट द फाइनेंशियल्स टू गेट इंश्योर्ड, बिकॉज आज माइक्रो फाइनेंस इतने सेंसिटिव एक सेक्टर है, लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी के लोगों के साथ आप डील कर रहे हो। एक फ्लड आता है या एक हीट वेव आता है, आपने तो देखा ही है, राइट, कितने सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज रो रहा है, राइट, Q1 के बाद, जबकि एमएसएमई और दूसरे सारे कंपनीज एटलीस्ट उनका एसेट क्वालिटी तो खराब नहीं हुआ, है ना। तो ये होता है बात। चलिए, तो ये हो गया हमारे 4 कंपनीज, 31 मिनट्स का भी वीडियो हो गया। तो आई गेस आपको समझ में आ गया कि अभी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, बैंकिंग में क्या हो रहा है, एंड आई होप के ये जो 4 मैंने कॉन कॉल का, ये जो बाय द वे जो भी चीज मैं बताता हूँ, ये सब कॉन कॉल का ही इनसाइट्स बताता हूँ, ठीक है। मेरे दिमाग से निकला हुआ कोई मेरा ओपिनियन नहीं होता है ज्यादा, बिकॉज हमें उनका सुनना है जो बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज वाई आई कीप सेइंग, राइट, कॉन कॉल ज्यादा पढ़ो और मीडिया में फंड मैनेजर्स के इंटरव्यूज कम देखो, ठीक है। बिकॉज उससे क्या होगा, आपका बिजनेस सेंस डेवलप होगा, आपको पता होगा कि एग्जैक्टली उस स्टॉक के पीछे जो बिजनेस है उसमें क्या प्रॉब्लम चल रहा है, राइट। स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, जो भी हो, यू विल मेक मोर सेंस ऑफ रियलिटी व्हेन यू लिसन टू द पीपल हु आर रनिंग द शो, ठीक है। तो ये हो गई बात। आपका अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो डू लेट मी नो। थैंक यू।